सो हे गाइस, द लैंड ऑफ मिरेकल्स के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हम डेव और माइक को देखेंगे जो कि माइक की सेना के एक बंदी को अपनी तरफ कर लेते हैं। वो चीज काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो जैसा कि हमने द लैंड ऑफ मिरेकल्स सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि माइक अपने पेरेंट्स से काफी ज्यादा नाराज हो चुका था, क्योंकि उन लोगों ने अपनी सच्चाई को माइक से छुपाया था। माइक इन सारी की सारी चीजों के बारे में डेव को बताता है, और जब वो वापस से अपने घर पर आया था तो उसकी माँ से उसकी शादी के बारे में कहने लगती है कि कम से कम उसको ऐसा हमारी खुशी के लिए तो कर ही लेना चाहिए। लेकिन माइक के डैड अभी ऐसा कराना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो माइक से कहते हैं कि तुम्हें डेव को सेट करना होगा अपनी तरफ आने के लिए, ताकि वो डेव से मैजिक डोमेन की कुछ स्किल्स को भी सीख सके। इसीलिए पर माइक डेव को मनाता है और सैलरी देने के बारे में भी बात करता है। यहाँ तक कि उसने तो उससे ये भी कह दिया था कि मैं तुम्हें 3 गुना ज्यादा सैलरी दूंगा। इसीलिए फिर डेव ऐसा करने के लिए भी मान जाता है। और हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत भी सेम इसी सीन से ही होती है, जहाँ पर अब हमें सबसे पहले माइक की 5 थंडर आर्मी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर एक काफी बड़े एरिया में फैली हुई थी, और यहीं पर उन सभी की ट्रेनिंग भी चलती है। वहीं पर हम यहाँ के जनरल के तंबू को देखते हैं, जो कि असल में होते हैं ले मिंग यांग, और वो अपनी एक सेना के बंदे से ये कहते हैं कि जाओ और जल्दी से यहाँ पर सारे के सारे 5 कैप्टन्स को बुलाकर ले आओ। जिसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए वो सोल्जर तुरंत ही यहाँ से जाने लगता है। और फिर तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारे नटखट माइक की, जो कि यहाँ पर डेव के साथ में आया हुआ था, और वो तुरंत ही ले मिंग यांग से कहने लगता है कि जनरल आपसे मिले हुए हमें तो काफी समय हो चुका है। लेकिन माइक का रौला इतना ज्यादा है कि उसके आते ही सोल्जर तुरंत ही उसको ग्रीट करने लगता है, जो कि उसके लिए तो एक काफी नॉर्मल सी बात थी। जिनको एंट्री करने के साथ साथ वो सोल्जर भी यहाँ से चला गया था। और डेव जैसे ही कमरे के अंदर आता है, उसकी नजर पड़ने लगते है यहाँ पर रखे हुए वेपन्स के ऊपर, जिसमें काफी सारी गजब गजब की स्वॉर्ड्स और तीर कमान रखे हुए थे। जिन चीजों को देखकर डेव माइक से ये कहने लगता है कि ये वेपन सिंपल तो है, लेकिन काफी ज्यादा डिग्निफाइड भी हैं, जिसकी वजह से इनको यूज करने के लिए काफी ज्यादा सावधानी को भी बरतना होगा। तो फिर तभी जनरल ले मिंग यांग यहाँ पर डेव से ये कहने लगते हैं कि इतना याद रखो कि हम लोग मिलिट्री बेस पर हैं, इसीलिए तुम लोगों को थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। तो माइक कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल जनरल। तो ले मिंग यांग माइक से कहते हैं कि तुम एकदम सही समय पर यहाँ पर आए हो, क्योंकि अब तो तुम्हें 5 थंडर आर्मी का सुपरवाइजर बना दिया गया है। जब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा तब तुमको ही सब कुछ ये देखना होगा, जिससे कि तुम बहुत ही जल्द यहाँ के जनरल भी बन जाओगे। जिससे कि फिर हमारी 5 थंडर आर्मी के जो 5 कैप्टन्स हैं वो भी तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करेंगे, जैसा कि अभी वो मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। और वैसे अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हें कुछ ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं होगी, तुम्हें केवल जरूरत होगी मिलिट्री मैनेजमेंट को संभालने की, क्योंकि वो चीज तुम्हारे लिए सीख लेना सबसे ज्यादा जरूरी है कि बैटलफील्ड में फाइट करते हुए आर्मी सोल्जर्स को कमांड कैसे देते हैं और अपनी आर्मी को आगे कैसे ले जाते हैं। तो माइक कहने लगता है कि मैं बहुत ही जल्द सीख जाऊंगा। और फिर तभी यहाँ पर 5 थंडर आर्मी के वो 5 कैप्टन्स भी आ जाते हैं, जिनमें से एक ले मिंग यांग का भाई भी होता है। और वो कहने लगता है कि क्या सच में प्रिंस यहाँ पर आ गए। और ये पांचों के पांचों लोग काफी ज्यादा पावरफुल भी होते हैं, जो कि सभी के सभी एक एक करके आकर माइक के पास में खड़े हो जाते हैं। लेकिन उनमें से जो ले मिंग यांग का छोटा भाई था, वो तो माइक के साथ में मजाक करते हुए कहता है कि मैं माफी चाहूंगा कि मैं थंडर सिटी के ग्रैंड कंपटीशन को देखने के लिए नहीं आ पाया, क्योंकि उसी वक्त मुझे कुछ जरूरी काम आ गए थे। लेकिन मुझे ये पता चल चुका है कि आप ही उस कंपटीशन के विनर हो, इसीलिए क्यों ना हम लोगों के बीच में भी एक छोटा सा कंपटीशन हो जाए। लेकिन ले मिंग यांग उन लोगों से कहते हैं कि रुक जाओ जरा, थोड़ा सा तो सब्र करो। अब माइक और डेव से कहते हैं कि चलो मैं आप लोगों को इन सभी के बारे में बताता हूँ। ये है हमारी 5 थंडर आर्मी के पांचों ही कैप्टन, जो कि एक से बढ़ के एक अपनी अपनी एबिलिटीज को रखते हैं। उनमें से सबसे पहले होते हैं थंडर ब्रिगेड के कैप्टन, जो कि ले मिंग यांग के भाई भी थे, जिनका नाम होता है ले मिंग ली, जिससे वो ये भी कह देते हैं कि तुम राजकुमार के साथ में अच्छे तरीके से पेश आया करो। और दूसरे नंबर वाले होते हैं मैंग कियान कुन, जो कि असल में हेवनली थंडर ब्रिगेड के कैप्टन होते हैं। तीसरे नंबर पे हमें दिखाया जाता है ली बियाओ को, जो कि वाइल्ड थंडर ब्रिगेड के कैप्टन होते हैं। और इसी लिस्ट में आगे बढ़ते हुए हमें एक और कैप्टन से मिलते हैं, जो कि क्रैकलिन थंडर ब्रिगेड के कैप्टन थे, जिनका असल में नाम होता है युन बेटियान, और वो भी वाकई में काफी पावरफुल कैप्टन होते हैं। और सबसे लास्ट में हमें दिखाया जाता है इस पूरी आर्मी की इकलौती फीमेल को, जिनका नाम होता है लैंग लैन, और वो फ्लैश थंडर ब्रिगेड के कैप्टन होती हैं, जिनके ऊपर डेव नजर डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उसकी तरफ देखती भी नहीं है। वो कहने लगती है कि ये बंदा तो शक्ल से ही मुझे प्ले बॉय नजर आता है, जिसके बाद फिर मिंग यांग सभी लोगों से कहने लगते हैं कि इनको तो आप जानते ही होंगे, ये हमारे होने वाले महाराज है, और इनके साथ में कौन है ये हमारे राजकुमार बताएंगे। तो माइक कहने लगता है कि इस बंदे का नाम है डेव, जो कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और ये असल में बिलोंग करता है मैजिक डोमेन से। लेकिन मैजिक डोमेन का नाम सुनकर लैंग लैन को तो चिढ़ाने लगती है। माइक सभी लोगों से कहता है कि मेरे फादर ने यह कहा था कि मैं अपने दोस्त को मेरी आर्मी में ले जाऊं, ताकि डेव हमें मैजिक डोमेन में यूज होने वाली कुछ ट्रेनिंग मेथड के बारे में बता सके, जिससे कि
हम लोग ब्लू डोमेन में उनको भी यूज कर पाए। लैंगलैंड कहने लगती है कि अच्छा तो ये मैजिक डोमेन वाला है। उसके ऊपर अपनी एक नजर डालती है और ये कहने लगती है कि मैंने तो ये सुना था कि मैजिक डोमेन वाले लोग तो बहुत ही कठोर और घमंडी होते हैं। जो बात सुनकर माइक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि डेव भी उसके जवाब में कुछ नहीं कहता। लेकिन यहाँ पर जो बाकी के कैप्टन खड़े हुए थे वो लोग लैंगलैंड की बातों पर हंसने लगते हैं, जिससे कि फिर उन लोगों के बीच में सन्नाटा छा जाता है, जिसको तोड़ते हुए फिर लेई मेंग और लोगों से कहते हैं कि जरा अपनी जबान को लगाम दो। अभी माइक यहाँ पर सभी लोगों से ये कहने लगता है कि हमारे महाराज ने मुझसे यह कहा है कि मेरा दोस्त डेव 5 थंडर आर्मी के साथ में काम करेगा, क्योंकि इसकी मदद से हम लोग दोनों ही कंट्रीज के स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। जब हमें मैजिक डोमेन के कुछ तौर तरीके पता चल जाएंगे तब हम लोगों की पावर भी दुगनी हो जाएगी। तो फिर लैंगलैंड यहाँ पर माइक से कहने लगते हैं कि तुम अपने मैजिक डोमेन के मेथड के बारे में भूल जाओ, क्योंकि हम में से यहाँ पर किसी को भी इस चीज की जरूरत है ही नहीं। मेंगयांग डेव से कहते हैं कि क्या तुम सोल्जर्स को ट्रेन करना जानते हो? डेव कहता है कि नहीं, मैं वो नहीं जानता, मैं केवल कमांड देना जानता हूँ। तो मेंगयांग उससे हंसते हुए कहने लगते हैं कि हम जैसे सोल्जर केवल अपने से ज्यादा ताकतवर बंदे का ही हुक्म मानते हैं, क्योंकि वैसे देखो हमारी जो 5 थंडर आर्मी के कैप्टन है वो सभी के सभी बराबर की पावर को रखते हैं। हर किसी के पास में अपनी अपनी एक खास एबिलिटी भी है। इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम अपने लिए एक टीम को चूज कर लो, जिससे कि फिर हम लोग फाइट दूसरी टीम के साथ में कराएंगे। हर एक कैप्टन एक स्क्वाड को लीड कर सकता है, जिसमें कम से कम 100 सोल्जर्स होंगे, और इसी फाइट से हमें पता चल जाएगा कि आखिर तुम्हारी मैजिक डोमेन में कैसी एबिलिटीज हैं कमांड देने की। इसीलिए वो डेव से कहते हैं कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इसका जवाब सुनने के लिए पांचों ही कैप्टन तैयार हो जाते हैं। तो डेव कहने लगता है कि हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं अपने मैजिक डोमेन के मेथड को यूज करूंगा आपके एलिमेंटल वॉरियर्स को कमांड देने के लिए, और अगर ये बैटल एकदम सही हुआ तो मैं जरूर से जीतूंगा, जिसके बाद फिर शायद मुझे किसी को भी कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होगी। इसी वजह से मैं इस बार और भी चैलेंजेस को लेना चाहता हूँ। तो मेंगयांग उससे कहते हैं कि आखिर कौन से चैलेंजेस को लेना चाहते हो? तो डेव कहता है कि आप दूसरी साइड से अपने किसी कैप्टन को भेज सकते हो 100 सोल्जर्स के साथ में। जिस बात को सुनकर पर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। तभी लैंगलैंड ये कहने लगती है कि क्या तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो? लेकिन मेंगयांग कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, अब जैसा कि तुमने कहा है, मैंग कियानकुन जो कि हेवनली थंडर ब्रिगेड के कैप्टन है वो भी तुम्हारे साथ में लीड करेंगे के स्क्वाड को, और अगर आप बराबरी की फाइट के कहते हो तो हमारे प्रिंस भी तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि तुम्हारी मदद हो सके। तो माइक कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं जब तक मदद नहीं करूंगा जब तक कि उसको बहुत ज्यादा जरूरी ना हो जाए। इस बात को सुनकर फिर डेव कहने लगता है कि अच्छा अगर ऐसा है तो मैं अपनी साइड में लेना चाहूंगा कैप्टन लैंगलैंड को। लैंगलैंड कहती है कि अच्छा तो अब तुम मुझे अपनी टीम में लेना चाहते हो, लेकिन इतना याद रखना कि अगर तुम्हारी वजह से मैं हारी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेंगयांग कहते हैं कि चलो ठीक है, बैटल का फैसला हो चुका है, अब सभी लोग तैयार हो जाओ, ड्रम्स को बजा दो। इसके बाद फिर यहाँ पर बैटल करने के लिए ड्रम्स को बजा दिया जाता है, जहाँ पर इस लड़ाई का न्याय करेंगे लेई मेंगयांग। और हमें बैटलफील्ड का एक काफी शानदार नजारा भी दिखाया जाता है, जहाँ पर एक तरफ डेव की टीम में होती है लैंगलैंड और दूसरी तरफ से उसका सामना कराने के लिए 100 बंदों की स्क्वाड भी खड़ी हुई थी। लैंगलैंड ये फाइट करने के लिए एकदम ही तैयार हो जाती है, क्योंकि इसके सामने वाली जो स्क्वाड है उसको लीड करेंगे लेई मेंगली, जिनका साथ देंगे थंडर एलिमेंट की पावर रखने वाले कियानकुन, और वो भी यहाँ पर अपने 100 एलिमेंटल वॉरियर्स को लीड करेंगे। वो भी अपनी सेना को तुरंत ही तैयार कर लेते हैं इस फाइट को कराने के लिए। अभी हम वहीं पर आसमान में मजे करते हुए देखते हैं डेव और माइक को, लेकिन ये फाइट देखने में सबसे ज्यादा मजा आ रहा था माइक को। वो कहने लगता है कि मुझे तो तब मजा आएगा जब डेव मार खाएगा मेरी थंडर आर्मी से, और ये जो खतरनाक बैटल है वो हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है।